रहीम। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी साथ उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ ये प्री फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन जो है वो लाहौर से या आउट ऑफ लाहौर भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि वो मैथमेटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे इसका काम कर रहे होंगे। और हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे इन साइंसेस सब्जेक्ट को, वैसे तो सब सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स को आप डेली बेसिस पे टाइम दें। जो होमवर्क आपको टीचर की तरफ से असाइन हो उसको ज़रूर करें। जो टीचर आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें उनको इम्पॉर्टेंट समझ के अपने अपने बुक्स के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर उनको आप इम्पॉर्टेंट मेंशन करें, ताकि जब भी कोई टेस्ट आपसे लिया जाए या आपको किसी टेस्ट की तैयारी का कहा जाए तो आपने उन क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करना है। उनको रिटन आपने सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनके पास पेपर्स को कंसल्ट करें कि वो किन किन पेपर्स में आए हैं, कितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। ये सब चीज़ें हम भी आपको लेटर ऑन बताते रहेंगे, लेकिन आप ख़ुद से अगर सर्च करेंगे इन चीज़ों को पास पेपर में से और उन क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट कम टू द टॉपिक। हमने लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। नंबर 1 इज़ रिमाइंडर थ्योरम एंड नंबर 2 इज़ फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि आप जब एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो आपको कोशेंट और रिमाइंडर हासिल होता है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमें शॉर्टकट रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें तो आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो वो कहता है कि वो ओल्ड मेथड ऑफ डिवीजन जो है वो उसकी मदद के बगैर आप एक शॉर्टकट वे से रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं और इस प्रोसीजर में हमें सिर्फ रिमाइंडर ही मिलता है। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताता है। फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता था कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए किसी डिवीजन का, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम आप चेक करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जो वो डिवाइज़र था, वो पॉलिनोमियल जो डिवाइड कर रही थी, वो डिवाइडेंड का फैक्टर भी है। तो ये आइडिया हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक को देखा था और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हमने 4.5 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था स्टूडेंट। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि आज हमारा है सिंथेटिक डिवीजन। जो हमारे प्रीवियस आर्टिकल थे जैसे रिमाइंडर थ्योरम, उसमें हमें ये प्रॉब्लम है कि हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो मिल जाता है लेकिन कोशेंट हमें नहीं मिलता। सिंथेटिक डिवीजन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें रिमाइंडर भी प्रोवाइड करता है और कोशेंट भी प्रोवाइड करता है और ये एक न्यू मेथड ऑफ डिवीजन है। इसकी डेफिनेशन हम क्वेश्चंस के बाद एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप 158 पेज के ऊपर इसको नोट कर लें। 4.7 आर्टिकल है सिंथेटिक डिवीजन। 4.5 एक्सरसाइज करने के लिए जो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन और इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पेज नंबर 158 पे मिलेगी, वहाँ आप इसको अंडरलाइन कर लें। अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x माइनस ए। यानी जिस पॉलिनोमियल ने डिवाइड करना है वो सिर्फ x माइनस ए की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी x की डिग्री 1 हो, a इज एनी कांस्टेंट, इस तरह की पॉलिनोमियल सिर्फ डिवाइड करे। और जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है ये किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है। तो कहता है ये एक नाइस शॉर्टकट मेथड है फॉर द लॉन्ग डिवीजन। सम टाइम वो जो ओल्ड मेथड ऑफ डिवीजन है उससे क्वेश्चन को करना बड़ा लेंथी हो जाता है। सो जो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है ये उसको शॉर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन, फुल स्टॉप। यहाँ तक आपने सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन को बुक पे अंडरलाइन कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन पेज 158 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है। शॉर्टकट मेथड है जो है लॉन्ग डिवीजन को हम बड़े शॉर्टकट वे में इस तरीके से भी डिवाइड कर लेते हैं। ये जो अभी हम तरीका इस क्वेश्चन में सीखेंगे उसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन of a polynomial f(x) by a polynomial of the form x minus a. This process of division is called
सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ तक स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन करने के बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो इसका वर्किंग रूल आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक सामने रखें, पेज 168, एक्सरसाइज 4.5 है स्टूडेंट, पेज 168। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दी है डिग्री 3 की, 12 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो डिग्री 3 है, उसमें डिग्री 3 की पॉलिनोमियल हमें गिवन है। पॉलिनोमियल भी एक इक्वेन को ही कहते हैं, वो डिग्री 2 की भी हो सकती है। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक का जो दूसरा नाम है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेन है और इसका जो सेकंड नेम होगा वो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेन है, इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 सोल्यूशन होंगे। उन 3 सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन आपको दे दिया गया है x इज इक्वल टू 2। वो कह रहा है कि आप ये प्रूव करें, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या x जो है वो इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है, ये कहता प्रूव करें आप। एंड यूज द रिजल्ट, और फिर कहता है रिजल्ट को यूज करें टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रह जाएगा उसको मज़ीद फैक्टराइज करें और इस तरह ताकि ये आपका क्वेश्चन टोटली फैक्टराइज हो जाए। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन पॉलिनोमियल जो है वो स्टूडेंट क्या है, गिवन दैट x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप 1 कह दें, पॉलिनोमियल नंबर 1, क्लियर। और वी वांट टू शो दैट फर्स्ट हमें पहले क्या शो करना है, दैट x इज इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ 1। क्या x की वैल्यू 2 जो है वो 1 का सोल्यूशन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये आपको क्वेश्चन में बाउंड किया गया है। तो क्या तरीका होगा इसका, आपने यहाँ लिखना है यूज सिंथेटिक डिवीजन यूज सिंथेटिक। अब सिंथेटिक डिवीजन में कैसे काम करते हैं स्टूडेंट, आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक वर्टिकल लाइन, एक थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ी सी लेंथ में लॉन्ग होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे इस जगह पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं हायर डिग्री से लोअर डिग्री तक। तो x क्यूब है, x क्यूब के साथ जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 है वहाँ पे, तो यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। क्यूब से लोअर पावर होती है 2, स्क्वायर वो इसमें मौजूद नहीं है तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। फिर स्क्वायर से लोअर पावर आती है 1, x पावर 1, तो x पावर 1 की टर्म हमारे पास है इस क्वेश्चन में, उसका कोफिशिएंट -7 है तो आप नेक्स्ट -7 लिखेंगे। फिर x की पावर 1 के बाद आती है x की पावर 0, x की पावर 0 को कांस्टेंट कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट 6 है तो आपने वो 6 को लिख लेना है। जो भी 7 कोफिशिएंट्स में जो साइन होगा वो ज़रूर मेंशन करना आपने। तो ये हमने जो गिवन क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने मेंशन करनी है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 2 है, x की वैल्यू 2 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो जिसको सोल्यूशन प्रूव करना है, जिस x की वैल्यू को, उसको आपने यहाँ लिखना है। और आपने सिंथेटिक डिवीजन का पहला प्रिंसिपल है कि जो पहली कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो भी लिखा होगा उसको आपने बिलो द लाइन एज इट इज़ लिख लेना है। अब आपने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1s are 2, तो उसको आप वो सेकंड एंट्री में लाइन के ऊपर लिखेंगे, सेकंड एंट्री के नीचे लाइन के ऊपर, इनको प्लस करेंगे, इनको आपने प्लस करना है, 0 + 2 दैट इज़ 2। फिर आपने उस कोफिशिएंट को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, वो यहाँ मेंशन करेंगे, फिर इनको आपने प्लस करना है, तो -7 + 4 दैट इज़ -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 - 3 -6, आपने इनको प्लस करना है, -6 + 6 दैट इज़ 0। सिंथेटिक डिवीजन में जो लास्ट कोफिशिएंट का रिजल्ट होगा, उनके जो सम का रिजल्ट होगा, दैट शोज द रिमाइंडर, और वो इस वक्त 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए सिंथेटिक डिवीजन के अंदर,
तो इसका मतलब होता है कि जिसने डिवाइड किया है जिस x की वैल्यू ने, वो उसका एक सोल्यूशन भी है। सो यहाँ लिखेंगे आप रिमाइंडर ज़ीरो शोज दैट x इज इक्वल टू 2 इज वन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, कि वो 1 का एक सोल्यूशन है। रिमाइंडर 0 आने से ये शो हो गया है कि 2 उसका सोल्यूशन है। मैं फिर बता दूं स्टूडेंट कि सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस में लास्ट कॉलम जो है वो रिमाइंडर का होता है। रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आ जाए तो वो जो डिवाइज़र है, जो डिवाइज़र में x की वैल्यू है, वो उसका एक सोल्यूशन होती है। तो ये आपका एक सोल्यूशन बन गया है। तो ये हमने हाफ क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। क्वेश्चन था यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ तक हमने आंसर दे दिया। यहाँ तक क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपने गिवन पॉलिनोमियल को लिख लेना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद हमने फर्दर ये प्रूव करना है, वांट टू शो दैट फर्स्ट, पहले हमें क्या प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ 1, कि x की वैल्यू 2 1 का सोल्यूशन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अगर सिंथेटिक डिवीजन का बाउंड ना किया जाए तो आप ये x की वैल्यू 2 डायरेक्ट लगा दें, आपको 0 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा ये सोल्यूशन है। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के लिए बाउंड किया, लिहाजा हमने यूज सिंथेटिक डिवीजन। उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले कोफिशिएंट्स लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल से, जितनी डिग्री हायर शो की होगी उससे लोअर कांस्टेंट तक सारी डिग्री के कोफिशिएंट्स मेंशन करने हैं, चाहे कोई उसमें है या नहीं है। जो नहीं होगा वो 0 कंसिडर हो जाएगा, जो होगा वो जो भी उस क्वेश्चन के मुताबिक होगा वो लिख देंगे आप। उसके बाद जिस x की वैल्यू को इसका सोल्यूशन प्रूव करना है उसको आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे और पहले कोफिशिएंट को एज इट इज़ कॉपी करना है। 2 1s are 2, वो नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे और उनको प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा बिलो द लाइन, वो लाइन उस वैल्यू को फिर उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे, उनको प्लस करेंगे। प्लस करने के ये प्लस साइन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, यहाँ आप मेंशन नहीं भी कर सकते, ये समझने के लिए कि इनको एडिशन करना है आपने। -7 + 4 मीन्स -3, फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे अबव द लाइन लिखेंगे। उन जो लास्ट टर्म में जब आप आ जाएंगे उनको प्लस करेंगे तो वो रिमाइंडर होगा। इफ़ द रिमाइंडर इज 0 इट मीन्स 2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसका एक सोल्यूशन। अब इसकी डिग्री थी 3, तो इसके तो 3 सोल्यूशन होंगे, अभी एक वेरीफाई हुआ है, 2 अभी जो है वो रहते हैं बाकी। अब हमने उनकी तरफ जाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनती है, वो इन कोफिशिएंट से बनेगी। इसको कोशेंट कहते हैं हम बेसिकली। तो जैसे हमने इस इक्वेशन को देख के कोफिशिएंट लिखे थे, ऐसे इन 3 कोफिशिएंट जो रिमाइंडर 0 से पहले वाले 3 कोफिशिएंट्स हैं उनको देख के हम एक उनका कोशेंट लिखेंगे। अब अगर क्वेश्चन की डिग्री 3 होगी तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी वो 1 डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि एक सोल्यूशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, उसको वेरीफाई कर लिया कि वो सोल्यूशन है, 1 डिग्री कम हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में डिग्री 3 थी तो डिप्रेस्ड इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, 1 कम। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इफ़ द पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 4 देन आफ्टर फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन देन द रिमेनिंग डिप्रेस्ड इक्वेशन हैज़ डिग्री, तो वो 2 डिग्री, उसकी 3 डिग्री होगी। अगर 4 है तो 3 हो जाएगी 1 टाइम सिंथेटिक डिवीजन करने से। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 1x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट दिस इज डिप्रेस्ड इक्वेशन एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व करना 4.1 एक्सरसाइज में सीखा है, यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उन 3 में से कोई भी आप टेक्निक यूज़ करके इसको सॉल्व कर लें। तो मिड टर्म ब्रेक होपफुली x² + 3x - x - 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x + 3 - 1 कॉमन, x + 3 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x + 3 × x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर 2 बन गए। अब क्वेश्चन हमें ये दिया था कि एंड यूज द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब ये डिप्रेस्ड इक्वेशन होगा, यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली,
कि इस रिजल्ट को यूज़ करके इस जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करें। तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो आप लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और दूसरी तरफ उसके फैक्टर लिखें। दो फैक्टर तो ये आ गए हैं, x + 3 × x - 1, और एक वो जो x की वैल्यू 2 सोल्यूशन था, तो 2 को इधर ले जाएं तो x - 2 हो जाएगा। सो इस तरह आपकी पॉलिनोमियल कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगी। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन में इस तरह स्टूडेंट काम होगा। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये बन जाते हैं। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो अभी हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपको इस तरह सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करना है। गिवन पॉलिनोमियल होगी, आपको पहले ये प्रूव करना है कि 2 उसका एक सोल्यूशन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि 2 जो है वो उसका एक सोल्यूशन है। क्लियर? तो ये एक हिस्सा प्रूव हो गया कि वो जो 2 वैल्यू को चेक करना था वो चेक हो गई, वो इसका सोल्यूशन है। फिर उसने कहा था कि आपने फर्दर रिजल्ट को यूज़ करके पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। फर्दर रिजल्ट का मतलब है कि आप इन 3 टर्म से कोफिशिएंट, इन 3 कोफिशिएंट से डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज वो आपने ये जो रिमाइंडर 0 से जो पहले 3 टर्म्स हैं उनके 3 टर्म्स से इक्वेशन को वापस जनरेट करेंगे। जैसे इक्वेशन को देख के कोफिशिएंट लिखते हैं, ऐसे कोफिशिएंट्स को देख के इक्वेशन बनाएंगे। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास डिग्री 3 की इक्वेशन थी, एक दफ़ा डिवाइड कर लिया, अब डिग्री 2 की इक्वेशन बाकी बच जाएगी। तो वो आपने जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा वो x² के लिए होगा, सेकंड x के लिए होगा, थर्ड कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0। ये आपकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये एक क्वाड्रेटिक है, इसको हम प्रीवियस वे में से किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कर लिया, 2 फैक्टर बन गए। अब उसने क्वेश्चन में हमें ये डिमांड की थी कि जो 1 इक्वेशन है उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करके लिखें। तो आपने 1 इक्वेशन को लेफ्ट पे लिखना है और 2 फैक्टर ये जो बन गए हैं वो लिखेंगे, और एक जो सोल्यूशन 2 चेक किया आपने, तो x = 2 होगा तो वो सोल्यूशन कहलाता है, और x - 2 लिख देंगे तो वो फैक्टर कहलाता है। -2 कैसे लिखा है? ये x = 2 में 2 को उधर ले जाएं तो x - 2 = 0 बन जाता है। तो इस तरह इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यही डिमांड की गई थी। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। 2 क्वेश्चन स्टूडेंट इस आर्टिकल के बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं अब वो स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 15 और एक 16, दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ चुके हैं, तो हम उनको अभी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन ये कह रहा है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस यूज करें और p और q की वैल्यू फाइंड करें। इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। x + 1 एंड x - 2 दो जो है वो फैक्टर दिए हैं कि वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, और हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ा था कि जो फैक्टर होते हैं उनमें रिमाइंडर 0 आता है। तो वही आइडिया हमने यहाँ भी यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो है x³ + px² + qx + 6 = 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ये गिवन है। ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ऑल्सो x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 1 के वो फैक्टर हैं। देन
then we want to find the value of P and Q। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से स्टूडेंट समझना है आप लोगों ने। बाद में आप इसको टाइम दे दिया जाएगा 1 मिनट, इसको आप दोबारा नोट कर लीजिएगा। एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि x+1 एंड x-2 दोनों इसके फैक्टर हैं। आप बस p और q, ये जो दो कोफिशिएंट इसके अंदर आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हमने उसी तरह अपना स्टार्ट करना है, यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर क्या है कि वही आपने पहले कोफिशिएंट्स लिखने हैं, हायर डिग्री से 1 p q 6, क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो गया, फिर स्क्वायर का p हो गया, x का q हो गया और कांस्टेंट 6 हो गया। अब हमने पहला फैक्टर कौन था, x+1। स्टूडेंट ये बड़ी अहम बात आपको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं कि अगर x+1 की फॉर्म में लिखा हो तो वो होता है फैक्टर, और अगर x इज इक्वल टू -1 लिखा होगा, यानी 1 को अगर हम इक्वल के साथ उधर शिफ्ट कर दें तो वो -1, तो वो कहलाएगा सोल्यूशन। ये दो बातें ज़हन में रखनी है कि अगर x+1 को फैक्टर कहा जा रहा है तो x की वैल्यू जो -1 होगी वो सोल्यूशन होगी। दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 होना चाहिए, दोनों केसेस में रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, 0। सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है, x प्लस की फॉर्म में लिखा जाएगा या माइनस की फॉर्म में तो वो फैक्टर फॉर्म होगी, और x इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो सोल्यूशन फॉर्म होगी। उसको हम x का को सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ अब फैक्टर कहा है x+1 को, तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, यानी 1 उधर शिफ्ट कर दें तो वो -1 हो गया। तो हम -1 पे पहले सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो हमने क्या करना है, पहला कोफिशिएंट वैसे ही लिखते हैं, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इनको प्लस करेंगे तो p -1 हो गया, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -p+1 इनको प्लस करेंगे तो q -p+1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -q + p-1, और लास्ट कॉलम क्योंकि रिमाइंडर है तो इनको आप प्लस कर लेंगे तो p - q + 6 - 1 दैट इज +5। तो ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया। अब हमें इट इज गिवन दैट x+1 इज अ फैक्टर of 1 so that remainder must be 0। अगर x+1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो फिर हमारे पास तो रिमाइंडर ये है, हमने खुद रिमाइंडर को 0 पुट कर देना है, तो p - q + 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। रिमाइंडर की जगह 0 कर देंगे तो इस तरह p - q इज इक्वल टू -5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमने एक फैक्टर को यूज किया है अभी, और उससे हमने p q की एक इक्वेशन बना ली है, क्योंकि हमारा टारगेट p और q की वैल्यू फाइंड करना है। दो अननोन है p और q, तो दो इक्वेशन हमें एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, फिर ही p और q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे अगेन। अच्छा, अब यहाँ दो रास्ते हैं यहाँ पे आपके पास, या तो आप ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट है फर्दर फैक्टर में वो यूज कर लें, या आप इस क्वेश्चन में आप दोबारा यही कोफिशिएंट भी यूज कर सकते हैं। दोनों से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम ये कोफिशिएंट यूज करना आपको थोड़ा सा इजी रहेगा एज कंपेयर टू कि आप इनको यूज करेंगे। दोनों तरीके ठीक है। अब दूसरा फैक्टर था x-2, तो इसका सोल्यूशन फिर ये किस में शिफ्ट होगा, x इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो वो x की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो दूसरे में आप 2 पे आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो 1 एज इट इज 2p + 2 2p + 4 2p + q + 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p + 2q + 8। तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास इस केस में 4p + 2q + 8 + 6 दैट इज 14। फिर आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट
x minus 2 is also factor of 1 so that रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो फिर आपने 0 पुट कर देना है, तो 4p प्लस 2q प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 कॉमन, 2p प्लस q प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2p प्लस q प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2p प्लस q इज इक्वल टू -7, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो स्टूडेंट क्या किया है हमने कि एक पॉलिनोमियल दी हुई थी, दो उसके फैक्टर थे, पी क्यू फाइंड करना था, पहले फैक्टर से इसको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके रिमाइंडर 0 करने की बेस पे पी क्यू की एक इक्वेशन बना ली। फिर दूसरे फैक्टर से दोबारा सिंथेटिक डिवीजन, उन्हीं सेम कोफिशिएंट्स को लेके दोबारा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की और उसमें भी फैक्टर होने की वजह से रिमाइंडर 0 कर दिया और वहाँ से पी क्यू की इक्वेशन बन गई। तो 2 और 3 ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको आपने सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्विंग 2 and 3, when 2 and 3 वी हैव, तो सिंपल है, आप दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो 2 और 3 इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 2p प्लस q इज इक्वल टू -7, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू -12 और p इज इक्वल टू -12/3 एंड p इज इक्वल टू -4। तो इस तरह हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। फिर q की वैल्यू के लिए किसी एक इक्वेशन की हेल्प ले लें, पुट इट इन 2, तो 2 इक्वेशन में p की जगह -4 लगा दें, -4 माइनस क्यू इज इक्वल टू -5, -5 को इधर ले जाएं, q को उधर ले जाएं, -4 प्लस 5 इज इक्वल टू q एंड q इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा कि हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से p और q की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की है। 15 क्वेश्चन एंड 16 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और दोनों का तरीका यही होगा जो मैंने 15 क्वेश्चन में अडॉप्ट किया है कि आपने पॉलिनोमियल को लेना है, दोनों फैक्टर हैं, पहली सिंथेटिक डिवीजन करनी है, पहले फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल के वो फैक्टराइज आपने करना है, उससे आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, आपने उसको खुद 0 पुट कर लेना है, वहाँ से पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करनी है, दूसरे फैक्टर में से x की वैल्यू को लेके उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 पुट कर लेना है, उससे पी क्यू की इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आपने देख लेना है कि इक्वेशन 2 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह आपको उनमें से कोई एक अननोन कैंसिल हो जाए, तो वो क्यू कैंसिल एडिशन से हो रहा था, ऐड करके p की वैल्यू आ गई, वो p की वैल्यू 2 या 3 किसी एक पे पुट करके आप q की वैल्यू ले लें, तो p और q फाइंड करना ही हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट था। क्लियर? होपफुली आप लोग इसको समझेंगे और इसको नोट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आएंगे। तो सिमिलरली आपने 16 क्वेश्चन करना है, उसमें a और b फाइंड करना है, -2 और 2 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब उन्होंने फैक्टर की बजाय x की वैल्यू दे दी है, एक x की वैल्यू -2 दी है, एक x की वैल्यू 2 दी है, तो वो ऑलरेडी आसान फॉर्म बन गई है कि फैक्टर्स की बजाय उन्होंने सोल्यूशन ही दे दिए हैं। तो आप पहले -2 से एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ए बी की इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप 2 से दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे सेम कोएफिशिएंट्स को लेके, तो उससे एक ए बी की इक्वेशन बन जाएगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को देख लें आप, ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह ये बनता है। तो ये मैंने आपको 16 क्वेश्चन का हिंट भी दे दिया है, आपने 16 क्वेश्चन करना है। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज में जो अहम क्वेश्चन समझे जाते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे एक दफ़ा उनकी लिस्ट बना देता हूँ, उतनी देर आप ये 15 क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देख लें। 4.5 एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें शॉर्ट लॉन्ग दोनों बता दूंगा मैं। तो स्टूडेंट वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एक हो गया,
2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सम टाइम आ जाती है, एमसीक्यूज आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे बड़ी क्लियर बात समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम यही है कि पॉलिनोमियल से जो रिमाइंडर है वो x की वैल्यू लगाने से भी हासिल हो जाता है। यानी f(x) अगर पॉलिनोमियल है और x माइनस a उसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो है वो fa होगा। यानी x की वैल्यू a को आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो fa को ही रिमाइंडर कहते हैं। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवाइजर फैक्टर भी होता है। ये आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ये थ्योरम मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिखना, शॉर्ट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। नंबर 3, क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एग्जांपल्स को मैं साथ साथ हाईलाइट कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 157 ज़रूर प्रिपेयर करेंगे आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट है एग्जाम्पल 5, 6, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6, और ये एग्जाम्पल पेज 159 पे है। क्लियर। नंबर 4 एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज पे स्टूडेंट आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के। तो ये आपको 4.5 एक्सरसाइज में से चीज़ें आपको इन पे श्योर हों आपके, ये आपको बिल्कुल क्लियर हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके, आप बार बार इनको रिपीट करें, यूनिक नोट से हेल्प लें। इनमें से काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की हैं वो आइडिया एक्सप्लेन कर दिया है सबका, अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने की देर है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूनिक नोट्स ऑल्सो। तो इस तरह स्टूडेंट हमारी 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमने 4.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, तो उतनी देर आप इनको गो थ्रू कर लें। तो इस तरह हर एक्सरसाइज के बाद मैं इम्पॉर्टेंट एरिया इस एक्सरसाइज में क्या है वो आपको मैं इसमें लिखवा देता होता हूँ, इसलिए उन चीज़ों को बुक पे ज़रूर हाईलाइट करें कि ये एरिया सर ने इसमें इम्पोर्टेंट बताया है, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। जब भी टेस्ट होंगे आपके, जब बल्कि हो रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि इनमें से ही ज़्यादातर चीज़ें पेपर में होंगी। इसका मतलब हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने, बाकी क्वेश्चंस को भी करें। एक दफ़ा तो आपने पूरी बुक में हर क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि जब आपका टेस्ट हो या आप का एग्ज़ाम आ गए हैं तो आपको पता है कि एक छुट्टी मिल रही है आपको या मैक्सिमम 2 मिल जाती हैं, तो इतनी 1 या 2 लिमिटेड टाइम के अंदर आप पूरी बुक का हर क्वेश्चन जो है वो उसको गो थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये होता है कि आप इन क्वेश्चंस को जो सर ने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बताई हैं, उनको तो आप बाय प्रैक्टिस ज़रूर अटैम्प्ट करें, और जो बाकी क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप जस्ट नोट्स से गो थ्रू कर लेंगे। ये इस तरह हो रहा है, तो ये तरीका होगा फिर रिवीजन क्लासेस में और आपके पेपर की तैयारी के दौरान। अच्छा स्टूडेंट, ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, हमने वो 4.6 के लिए जो उसमें काम करना है, वो हमारा आर्टिकल है, वो जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स and roots of
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत अहम आर्टिकल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारा बिल्कुल इस टॉपिक से ही लिंक है, उनका प्रीवियस आर्टिकल से बहुत कम लिंक है। कुछ ही क्वेश्चन में प्रीवियस आर्टिकल में ना कोई बात यूज़ होगी, ज़्यादातर जो इस टॉपिक में बातें बताई जाएंगी वही यूज़ होगी। सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिर्फ आप समझें, बुक में ये बड़ा अच्छा सॉल्व भी किया हुआ है, आप सिर्फ इसको समझ लें। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ए है, बी है और सी है, ये इसके कोफिशिएंट है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में दी हो तो इसको सॉल्व कौन करता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो दो वैल्यूज होती हैं वो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर सोल्यूशन ऑफ 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसको सिर्फ आपने समझना है, बुक पे ये बहुत अच्छा आर्टिकल प्रूफ किया हुआ है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, तो पेज नंबर इज़ 161 पेज के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो बुक पे बड़ा अच्छा सॉल्व किया हुआ है, आपने सिर्फ इसको समझ लें। वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कोफिशिएंट ए बी सी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर कोफिशिएंट ए बी सी में ही हो तो लेट अल्फा एंड बीटा आर सोल्यूशन ऑफ 1, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से दो सोल्यूशन आते हैं, एक को मैंने अल्फा का नाम दे दिया, एक को बीटा का नाम दे दिया। तो एक सोल्यूशन जो है वो ये होगा, माइनस काट देते हैं, दो प्लस माइनस का मतलब दो लिखे होते हैं, तो प्लस वाले को अल्फा कह दें एंड और माइनस वाले को आप बीटा कह दें। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं और उसको सॉल्व करने से दो सॉल्यूशन आते हैं। वो सॉल्यूशन जो आंसर आते हैं उनको मैंने एक अल्फा कह दिया, एक मैंने बीटा कह दिया। अब कैसे ये आंसर आते हैं? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो प्लस वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अल्फा कह दें, माइनस वाला बीटा कह दें। आप इसको बीटा इसको अल्फा भी कह सकते हैं, ऐसा करने से रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। रूट्स कहते हैं हम अल्फा बीटा को, कोफिशिएंट्स हम कहते हैं ये ए बी सी जो यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट रिलेशन है सम का, कहते हैं अगर आप इनको ऐड कर लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें, तो सम का रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो आपने इनको प्लस कर देना है। इसको एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस फॉर सम, और अल्फा प्लस बीटा को आप प्लस कर दें इनको, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो प्लस करेंगे तो 2a एलसीएम माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये सारी टर्म इसे कैंसिल हो जाएगी, माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a, 2b कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस बी ओवर a। सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम वो बराबर आता है माइनस बी ओवर a के। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लें, उनके दो रूट्स को अल्फा बीटा कह दें और रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड किए जाते हैं, तो पहला रिलेशन सम का है, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a होता है। ये शॉर्टकट प्रूफ भी करना आ सकता है। दूसरा रूट प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट में आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p, तो आप अल्फा की वैल्यू लगा देंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इन टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो ये आपका प्रोडक्ट से इससे रिजल्ट बनेगा। तो ये माइनस बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन इधर चेंज होकर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यू हैव 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 भी कैंसिल, a एक पावर से कैंसिल, सो यू हैव c ओवर a ओनली।
सो प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया है स्टूडेंट, ये हमारे पास सम का आंसर आ गया है। ये दो ही रिलेशनशिप हैं जो हमने 4.6 आर्टिकल में सम और प्रोडक्ट के जो है वो यूज़ करने हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी अगर हम x के कोफिशिएंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस तरह डिवाइड कर दें विद नेगेटिव साइन, तो जो आंसर आएगा वो आपका सम ऑफ रूट करने से भी वो आंसर आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स करने से भी वो आंसर आना चाहिए। ये आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपके जो रूट्स आए हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। जो रूट्स मतलब सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व करते हैं, उसके आप रूट्स फाइंड कर लेते हैं, और जब आप रूट्स फाइंड कर लेंगे और उन रूट्स को सम करके देखें तो जो आंसर आएगा वो बी ओवर माइनस बी ओवर ए का भी वही आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि आपके रूट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो ये इस तरह आपको रूट्स की वेरिफिकेशन के लिए भी ये रिजल्ट यूज़ हो सकता है। प्रोडक्ट करना है अगर आपने उन रूट्स का, तो वो सी ओवर ए के इक्वल आना चाहिए आंसर। तो ये इस तरह हमें ये भी रूट जो है वो हमें वेरीफाई करने के लिए ये रिलेशनशिप भी हमें हेल्प करता होगा। क्लियर? तो इंशाल्लाह यहाँ तक आप आज के लेक्चर में काम करें। ये 161 पेज के एंड पे ये आर्टिकल में दोनों एंड पे फॉर्मूले बना दिए गए हैं, उनको आप नोट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स is denoted by capital S and the formula is minus b over a, and product of roots is denoted by capital P and the formula is c over a। 161 पेज के बिल्कुल लास्ट पे ये दोनों फॉर्मूले जनरेट किए गए हैं, और किस तरह जनरेट हुए हैं ये मैंने आर्टिकल भी एक्सप्लेन कर दिया है। इस आर्टिकल की मदद से हमारी नेक्स्ट 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में 4.6 से स्टार्ट करेंगे। उतनी देर आप अपने प्रीवियस सारे वर्क को जो है वो कंप्लीट कर लें, एज ए होमवर्क में कंप्लीट करें, एक मेंटेन करें रजिस्टर अलग मैथमेटिक्स के लिए, ताकि आप उस पूरे रजिस्टर पे अपने हाथ से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जब आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी आपकी एजुकेशनल स्टेज के ऊपर जब आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपने वो नोट्स जो अपने हाथ से लिखे हुए जब आप ओपन करेंगे तो आपको हर बात समझ आएगी कि ये मैंने स्टेप कैसे किया था, ये फार्मूला कैसे बना था। तो ये फ़ायदा होता है अपने हाथ से नोट्स बनाने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पे अमल करेंगे। नेक्स्ट मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।